हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक। इसकी हमारी थर्ड क्लास होगी। इससे पहले दो सेशंस हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने कार्बन क्या है, उसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता क्या है, किस प्रकार से वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंस रखता है कि हमें उसको पढ़ना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ में उसकी कुछ विशेष बातें हमने डिस्कस करी थी। सेकेंड क्लास में हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी कि अपर रूप को डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के कौन कौन से यौगिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और कार्बन किस किस के साथ मिलकर यौगिक यानी कि कंपाउंड्स बनाता है। तो आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये क्लास आपको टिल एंड तक देखनी है, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसी वजह से पूरी क्लास देखिएगा, दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है वो सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा हाइड्रोकार्बन। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कल अभी एक्चुअली दिवाली का ये सीज़न चल रहा है ना, फेस्टिवल है, तो कुछ काम थे, इसी वजह से मैं क्लास कल अपलोड नहीं कर पाई थी। आज भी बड़ा टाइम निकाल के मुश्किल से अपलोड कर रही हूँ। मे बी कोशिश करूँगी कल भी कर दूँ, और मे बी शायद दिवाली के दिन छुट्टी रहेगी, उसके नेक्स्ट डे भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि रामनवमी वगैरह है तो आना जाना और ये सब रहेगा ना। तो बस 2 दिन का मे बी शायद ब्रेक रहेगा। कोशिश यही है कि कम से कम ही ऑफ रहे और बाकी आपको जो क्लासेस है वो मिलते रहें। और जिनका भी संस्कृत डिवीज़न संस्कृत वाले से जिनका एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस डाल दूँगी। ओके, काफ़ी सारी डिमांड थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो क्या जैसे कि कार्बन जो है वो किस प्रकार से कंपाउंड्स बनाता है। हम लोगों ने कल के सेशन में देखा भी था कि जो कार्बन है, या परसों के सेशन में देखा था, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है। कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4। कितनी वैलेंसी होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता होती है 4। इसी प्रकार से इसके साथ इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इसके साथ कौन कितना, ये किसी और के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इसकी जो वैलेंसी है ना 4, इस वजह से ये जो कार्बन है ना, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। लगभग आप मान के चलिए कि 5 लाख से भी ज़्यादा इसके कंपाउंड है, यौगिक हैं। हमारे आसपास अब जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, टेबल है, चेयर है, कपड़े हैं, इवन बहुत सारे लगभग सभी चीज़ें, उनके अंदर आपको कार्बन कहीं ना कहीं मिलेगा। आप जो खाते हैं जैसे ग्लूकोज है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो भी सारे हमारे कार्बनिक यौगिक ही हैं, उनके अंदर भी आपको कार्बन ही मिलेगा। क्लियर। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। और किस वजह से, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है। अब इसको क्या चाहिए, या तो ये किसी को 4 दे दे तो ये इसकी पहली कक्षा में 2 हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, या किसी से 4 ले ले तब ये स्टेबल हो जाएगा। अब कोई ना तो इसको देने को तैयार ना ये देने को तैयार, क्योंकि किसी को इतने सारे इलेक्ट्रॉन देना और किसी से इतने सारे लेना मुश्किल है, इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है। और ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, और इससे ये बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण करता है। क्लियर। देखिएगा, कार्बन द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित होते हैं। सॉरी। कार्बन के निम्नलिखित गुणों के कारण प्रकृति में बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं। अब इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोवलेंट बॉन्ड का बनाना। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग करके इजीली आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो शेयरिंग समझ गए ना। चलो बता देती हूँ ना एक एग्जाम्पल। जैसे कि कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है, CH4 आपने देखा है ना। तो ये कैसे जुड़े होते हैं, कार्बन के पास, जस्ट ए मिनट, कार्बन के पास
4 इसकी संयोजकता है। और हाइड्रोजन भी कैसे है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है, एक उसके पास है ऑलरेडी, एक की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है, कहता है कि मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तू मुझे दे दे, तो हम दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का, और हम दोनों का ही काम बन जाएगा। इस प्रकार से ये यौगिकों का निर्माण करता है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। जब इलेक्ट्रॉन को साझा करके जो बॉन्ड बनाया जाता है उसे ही सहसंयोजी बंध कहा जाता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी कि श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब है कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर बहुत लंबी चेन बना लेता है। आपने पॉलीमर सुने हैं ना, बहुलक जिसे आप कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन है वो एथेन का ही बहुलक है। तो ऐसे बहुत सारे, आगे हम बहुलक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो लगभग ऑलमोस्ट सारे कार्बनिक कंपाउंड ही होते हैं जो बहुत सारे लंबी चेन्स में जुड़े होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। डन। तो ये प्रॉपर्टी ना कार्बन में देखने को मिलती है, औरों में भी देखने को मिलती है बट कम, बट कार्बन जो है बहुत सारे लंबी लंबी चेन्स में जुड़ सकता है। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद में आता है इसकी टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुसंयोजकता, यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 है। अब 4 है तो इसके साथ बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, लगभग 4 टाइप के तो जुड़ ही सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं आइसोमर। ये सारी बातें हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमर क्या है, जिन्हें आप कहते हैं समावयव, समावयव। ठीक है, एक्चुअली मैं इंग्लिश में बोलूँगी इसको आइसोमर। आइसोमर का मतलब ये है जिसका ना आणविक सूत्र, जिसका आणविक सूत्र तो समान होगा लेकिन उसकी संरचना अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँ कि कैसे मैम आप, मुझे हमें समझ नहीं आया कि आइसोमर आप क्या कह रहे हो। ठीक है, आइसोमर क्या है, ये ना अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा आइसोमर है। मैंने क्या बोला, जो आणविक संरचना है, आणविक यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो तो कैसा होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिएगा मैंने लिखा ही गलत, सूत्र सेम होगा, संरचना अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आणविक जो संरचना है वो तो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, बट जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो क्या होगा, वो यहाँ पर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल समझना चाहोगे, देखिएगा जैसे कि मैं कोई भी दो चीज़ें ले लेती हूँ, जैसे कि हम अगर बात करें, यहाँ पे एक बार समझ लो, मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये हमने कैसे निकाला है। मेरे पास ना यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक H आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक आएगा, एक आएगा, अब एक इसका 2, यहाँ पर एक आ जाएगा। हमें ना 4 इसकी संयोजकता पूरी करनी है। ठीक है, ये हमने कुछ इसको इस प्रकार से लिख दिया, आगे बताऊंगी कैसे कर रहे हैं। कार्बन जब ना हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और जो यौगिक बनाता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलेगा, उसे ही हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे यौगिक बनाता है। डन। अब देखो ये आपका ब्यूटेन है, ब्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन की संख्या हो 4। ठीक है, काउंटिंग में आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ ये आपके पास 4 कार्बन है, अगर मैंने ये 4 कार्बन कुछ इस तरीके से ले लिए तो भी तो ये 4 कार्बन ही है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 1 2 3, इधर 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4, इधर ऐसे ही आप इसकी संयोजकता जो है वो फुलफिल कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उसकी संख्या समान है, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी चेन में था और यहाँ पर कार्बन आपका नीचे की तरफ आ गया। बट
इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनकी संख्या तो समान है ना, इनका जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, बट हमने जो ये संरचना बनाई है ना ये अलग अलग है, इसे ही हम लोग कहते हैं आइसोमर, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर कहते हैं। आई होप आप इसे समझ गए हैं, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसे हम संरचनात्मक समावयव आई थिंक आइसोमर कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही चलते हैं ना, ये शब्द कुछ ऐसे ही अजीब से हैं, ट्रिकी से बोले नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर हुआ कि हम आइसोमर किसको कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हम कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज, ये गुण धर्म है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है। ओके, तो वे सभी कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये लगभग होते हैं 2 टाइप के, ऐसे तो और भी हैं बट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10th और 12th तक का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे है आपका सैचुरेटेड जिसे आप संतृप्त कहते हैं, और यहाँ पर है अनसैचुरेटेड जिसे आप कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, वो है आपके अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसको पढ़ने से पहले, ऐसे तो आपके एरोमेटिक होते हैं जो इस प्रकार से आपके ऐसे, ये तो आपके क्लोज, ये आपके खुले वाले हैं, कुछ आपके क्लोज आते हैं या आपके लीनियर में ही बनेंगे, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। देखिएगा, उससे पहले ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं जब हम आगे बढ़ें कि हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कुछ इस टाइप के हैं और वो कौन कौन से प्रकार के हैं। उससे पहले ना आपको कुछ गिनती याद रखनी है। अब आप सोचेंगे कि मैम अब आप हमें इस उम्र में अब आप गिनती भी आप सिखाओगे, यानी कि काउंटिंग भी आप बताओगे। यस, आपको कुछ बस मैं 10 तक की बताऊंगी, ठीक है, आपको 10 तक की गिनती याद रखनी है। चलिए देखिएगा, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो उसे आप कहेंगे मैथ, ठीक है। अगर 2 है तो उसे आप कहेंगे एथ, ठीक है। अगर 3 है तो उसे आप कहेंगे प्रॉप। अगर 4 है तो उसे आप कहेंगे ब्यूट, ठीक है। अगर 5 है तो उसे आप कहेंगे पेंट। अगर 6 है तो उसे आप कहेंगे हेक्स। बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आएंगे क्वेश्चन, इसी से आप पहचान पाओगे कौन कौन सा कैसा है, किसमें कितने कार्बन होने चाहिए। 7 होंगे तो आप उसे कहेंगे हेप्ट। 8 होंगे तो आप उसे कहेंगे ऑक्ट। ठीक है। 9 होंगे तो आप उसे कहेंगे नॉन, एंड 10 होंगे तो आप उसे कहेंगे डेक। ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको ये बोला है, अब ये गिनती आपको याद रखना है। अगर किसी भी फॉर्मूला में किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन की संख्या 1 है तो आप उसे कहेंगे मैथ, अगर 2 है तो कहेंगे एथ, 3 है तो कहेंगे प्रॉप, 4 है तो कहेंगे ब्यूट, 5 है तो कहेंगे पेंट, 6 है तो कहेंगे हेक्स, 7 है तो कहेंगे हेप्ट, 8 है तो कहेंगे ऑक्ट, 9 है तो नॉन, एंड 10 है तो हम इसको डेक कहते हैं। मैम इसका एग्जाम्पल बता दो, समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास कार्बन 1 है, संयोजकता 4 है तो हमें फुलफिल करना है, और यहाँ पर जनरली ये आपके हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक कार्बन है तो आप इसे क्या कहेंगे, मैथ, क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। और ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड है तो आप इसे कहेंगे मैथेन। ठीक है, बस एक बार के लिए आपको गिनती याद रखनी है, फिर हम धीरे धीरे करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन को हम जो डिस्कस करने वाले हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? एकल बंध बनता है। कैसा एकल बंध बनेगा? इसे हम पैराफिन भी कहते हैं और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? वैक्स है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? इसे आप वैक्स भी कहते हैं। ये बहुत ही कम एक्टिव होता है। ये एक्चुअली पूछा जाता है कि पैराफिन किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो आपके एल्केन होते हैं, जो आपके एल्केन होते हैं ना, उसे ही आप क्या बोलते हैं? उसे ही आप पैराफिन कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? वैक्स या मोम हम इसे कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। देखिएगा, एल्केन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। डन। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। मान लीजिएगा हम बात करते हैं प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन आएंगे। अब कार्बन में यहाँ पे इसकी संयोजकता को पूरा करना है। 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे काउंट कीजिए कि कितने हाइड्रोजन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है। और यहाँ पर कार्बन कितने हैं? तो यहाँ पर कार्बन है 3, तो यहाँ आप लिखेंगे C3H8। तो ये तो हमने इसको ड्रॉ करके देखा कि कितने कहाँ पर कितने हैं। अगर आपको यहाँ पर बोलता ना कि आपको क्या बोल रहा है, प्रोपेन कह रहा है, तो आप झट से बताएंगे प्रोप का मतलब क्या होता है। प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या 3 है, तो n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ये जितना भी आप इसका सूत्र में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 रखोगे। H 2 × 3 + 2 कितना हुआ? C3। H कितना हुआ? 2 × 6, 6 और 2 8। तो ये हो गया है। आप इसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एग्जाम में तो हमारे पास ये टाइम नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है इनका फॉर्मूला। कई बार जनरली फार्मूले से ही पूछ लिया जाता है, तो ऐसे आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोपेन पूछ लिया, प्रोपेन हमने देख लिया है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, या फिर जस्ट आपको बोल दे इनमें से कौन सा एल्केन है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से बता दोगे कि कौन सा एल्केन है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना जब भी, तो उसके अंदर ये आपका आज की क्लास में फिनिश हो जाएगा, तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगी इसके। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एल्केन है। अब बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन को ध्यान रखिएगा, ये आपका अनसैचुरेटेड है। कैसा है? तो ये है आपका अनसैचुरेटेड। कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा? डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इसका जो नॉर्मल सूत्र होता है वो होता है H2n, CnH2n। ये इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो इसकी जब शुरुआत होती है वो यहाँ पर एथीन से ही होती है। मैथीन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मैथ में कितना होता है? एक ही कार्बन होता है, जबकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। इसी वजह से यहाँ पर मैथीन नहीं होगा, एथीन ही होगा। समझ रहे हैं? इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं ऑलिफिन्स। ये आपकी जो एल्कीन वाली कैटेगरी है इसे आप क्या कहते हैं? ऑलिफिन्स कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है पैराफिन किसे कहते हैं, ऑलिफिन्स किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैराफिन बोलते हैं एल्केन कैटेगरी को और आपके ऑलिफिन्स कहते हैं एल्कीन वाली कैटेगरी में जितने भी आएंगे उनको हम ऑलिफिन्स कहते हैं। डन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ब्रोमीन से क्रिया करके एक लिक्विड ऑयल सा बना देते हैं, ये आपको जनरली लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, इसी वजह से हम इनको ऑलिफिन्स कह रहे हैं। डन।
अब यहाँ पर इसमें लास्ट में क्या होता है, इन होता है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में तो क्या होगा, यहाँ पे तो मैंने जब ये लिखा था ना, ये क्या है, प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपेन है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कौन सी कैटेगरी की, एल्कीन, एल्कीन का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या है, CnH2n है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 3 कार्बन लिए, इसकी संयोजकता को फुलफिल करें, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 हो गए, 1 4, और यहाँ पर 2 3 और 1 4। तो जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे, कार्बन कितने हैं, कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं। आप चाहे फॉर्मूला से कर लो, फॉर्मूला में n की वैल्यू को जब आप 3 से पुटअप करोगे तो C3H 2 गुना 3 तो कितना होगा, C3H6 हो जाएगा। इसका नाम एल्केन में तो हम बोल रहे थे प्रोपेन, अब यहाँ पर आप बोलेंगे प्रोपीन, यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोपीन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अनुलग्न लगेगा पीछे की तरफ जो लगेगा, जिसे आप इंग्लिश में आप इसको प्रत्यय बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये लगेगा ईन। तो ईन है, जैसे एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है, तो ये सारे आपके एल्कीन कैटेगरी के हैं। डन। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे आपका एल्काइन। एल्काइन कैटेगरी जो है ये भी आपका असंतृप्त है आपका, यानी कि अनसैचुरेटेड है, और इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एंड एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, तो ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें भी अगेन यहाँ पे भी कम से कम कार्बन 2 होने चाहिए, यहाँ पर भी मेथाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखें, ब्यूटाइन देखते हैं, ठीक है। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4। यहाँ पर फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। देखिएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं ब्यूट की, ब्यूट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4। हम बनाने जा रहे हैं एल्काइन, तो कहीं पर भी आप 3 यहाँ पर बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी फुलफिल करेंगे, 1 2 3, और ये एक बॉन्ड है 4, इस वाले की तो फुलफिल है, 4 है, इसकी भी फुलफिल है, बस अब यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, कार्बन है 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कैसे, अब यहाँ पर क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आपके हाइड्रोजन लगेंगे नहीं, ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड से ये बने हुए हैं। तो आप चाहे इस फॉर्मूला में पुटअप कर लीजिए, n = 4, तो कैसे करोगे, C4H 2 गुना 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर, C4 4 दूना 8, 8 में से 2 गए 6, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला इसी वजह से बताए गए हैं, अगर बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो आप झट से इन फॉर्मूलाज में वैल्यू को पुट करके देख लीजिएगा n को, और वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये आपका एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। क्लियर, बहुत सिंपल सा है, आसानी से समझ में आने वाला है, और ये हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड तो आपका एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसे कहते हैं एल्काइन कहते हैं। और यहाँ पर जो हमने बनाया था उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्यूटाइन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटाइन, क्योंकि लास्ट में क्या लगेगा, आइन लगेगा, जैसे कि एल्काइन, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, आइन लगेगा। डन। देखेगा, अब यहाँ पर जस्ट ये तो है आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, कुछ आपके होते हैं एरोमेटिक, तो ये एग्जाम्पल है आपके बेंजीन का, ठीक है। ये जैसे आपको एक बंद टाइप में मिल रहा है ना, क्लॉज है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर, और ये आपके हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन।
अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी जुड़ते हैं इनके साथ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जाते हैं। तो ये हमने ना कुछ IUPAC के अकॉर्डिंग नामकरण था जो हमने ये एल्कीन एल्कीन और एल्काइन का नामकरण किया, जैसे कि प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है। अब ऐसा क्यों किया गया था, ये ना एक सब जगह पे मान्य है जो हमने अभी IUPAC के अकॉर्डिंग ये जो नामकरण जो मैंने आपको बताए हैं ना एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला, ये IUPAC के अकॉर्डिंग है। अब इसने एक्चुअली ये था, जैसे कि ना एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड जो चींटी से मिलता है, चींटी के डंक में होता है। अब एक्चुअली क्या था कि अब हर कहीं पे सबका लैंग्वेज और टर्म्स अलग अलग हैं। भारत में कोई अलग तरीके से बोलेगा, विदेश में कुछ अलग बोलेगा, कहीं और कुछ अलग, यूके में अलग, कनाडा में अलग, कुछ इस प्रकार से। तो कैसे पता चलेगा, तो इसी वजह से क्योंकि फॉर्मूला तो सेम वही है, चीज़ वही है, पर हर कोई अपना अलग अलग नाम दे रहा है, सबको समझ में आना चाहिए और सबको वो नाम याद भी रहे। इसी वजह से क्या किया गया कि IUPAC के अकॉर्डिंग ना एक नामकरण पद्धति निकाली गई और पर्टिकुलर नाम दे दिए गए, ठीक है, नाम दे दिए गए। अब ये था कि अब ये सब जगह पे मान्य है, चाहे अब कहीं पे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं। अब इसको एल्केन है तो एल्केन ही बोलेंगे, अगर ये प्रोपेन है तो इसको प्रोपेन ही बोलेंगे, और जो चींटी के डंक से आपको एसिड प्राप्त होता है उसे फॉर्मिक एसिड ही कहेंगे। फिर चाहे आप यहाँ बैठे हैं, चाहे आप अमेरिका हैं, चाहे आप इंग्लैंड में हैं, कहीं पे भी हैं, तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी वजह से नामकरण किया गया था ताकि सभी को सहूलियत हो जाए और सभी एक ही नाम याद रखें। ऐसा नहीं कि हर कोई अलग अलग नाम याद करता फिर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो। डन, चलो तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसे आप बोलते हैं प्रक्रियात्मक। आपके ग्रुप हैं ये कुछ, अगर ये समूह जुड़ते हैं तो कैसे नामकरण हो जाता है, देखिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी क्लोरो या जैसे हेलोजन जो ग्रुप होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन वगैरह है, अगर ये सब जुड़ता है, ठीक है, अगर ये सब जुड़ता है तो इसे आप बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। और जब भी आप जुड़ेगा तो आप उसको, जैसे कि अगर क्लोरीन जुड़ गया है तो आप क्लोरो बोलेंगे, अगर ब्रोमीन जुड़ गया है तो आप ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन जुड़ गया है तो आप उसे आयोडो करके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, जैसे कि देख लीजिएगा, सिंपल से लेते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या है, कार्बन एक है और यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपके साथ CH2Cl, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की संयोजकता 4 है, तो यहाँ पर 3 जगह पे आप इसको ना ऐसे करो, थोड़ा सा ना हम इसको और थोड़ा सा सही से लिखते हैं। जैसे कि एक कार्बन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो आप इसको कैसे बोलोगे, क्लोरोमेथिल, ठीक है, क्या बोलोगे, क्लोरोमेथिल बोलोगे। तो अगर जब भी यहाँ पर, जैसे कि अगर किसी दूसरे के साथ जुड़ गया है, अगर एथेन में जुड़ा है तो आप यहाँ पे क्लोरोएथिल बोलोगे, ठीक है, सॉरी क्लोरोएथेन कहोगे। तो जैसे जुड़ेगा ना, अगर क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोरो आप लगाओगे, ब्रोमीन जुड़ रहा है तो ब्रोमो लगाओगे, ठीक है। तो ये एल्केन कैटेगरी के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद में अगर एल्कोहल जुड़ता है और एल्कोहल जुड़ेगा तो क्या लगेगा, OH लगेगा, और उसे आप कहते हैं ऑल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कार्बन आपके पास 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास हाइड्रोजन, इधर एक आएगा, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे है OH। तो आप इसे क्या बोलोगे, तो ये है आपका क्या, यहाँ पर एथ है, ये क्या है, एथ है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे एथ बोलोगे, ठीक है। और जब भी अगर ये OH ग्रुप आपका जुड़ता है, यानी कि अगर जब भी एल्कोहल का OH जुड़ेगा तो क्या लग जाता है, ऑल लग जाता है, क्या लग जाता है, ऑल लग जाता है। तो आप इसको एथेन करोगे क्योंकि ये क्या है, ये आपका एल्केन कैटेगरी के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऑल लगेगा तो आप इसे क्या बोलोगे, एथेनॉल कहोगे, क्या कहोगे, एथेनॉल कहोगे। और वही अगर ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे ये क्या है, मैथेन है, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, ऑल है, तो आप इसे कहोगे मैथेनॉल। आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे मैथेनॉल। समझे, क्या कहोगे, मैथेनॉल कहोगे। समझ गए ना, अगर ऑल ग्रुप जुड़ेगा या OH अल्कोहल जुड़ता है तो क्या बोलोगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड जुड़ता है तो हम लगाते हैं एल। देखिएगा एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में होता है आपके पास कुछ इस प्रकार से, क्योंकि संयोजकता तो पूरी करनी है, या आप लिख सकते हैं CHO। अगर ये ग्रुप जुड़ता है, दिख रहा है ना, दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अगर आपके पास एल्डिहाइड जुड़ेगा, एल्डिहाइड का मतलब है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर ये जुड़ता है तो आप लास्ट में क्या लगाओगे, एल लगाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे, आपके पास एक कार्बन है, आपने यहाँ पर ये लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एथिल होगा। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, तो आप इसको कहेंगे एथिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, एल जुड़ रहा है, तो आप इसे क्या बोलोगे, एथिल कहोगे। तो जब भी आपके पास एल्डिहाइड, अगर आपको यहाँ पे एल वगैरह ऐसे कुछ सामने से पीछे देखने को मिल रहा है ना, अभी आपका फर्स्ट ग्रेड में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था प्रोपेनॉन करके, कि प्रोपेनॉन के अंदर कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या एथिल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब भी अगर एल आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एल्डिहाइड से आप कैसे पहचान करोगे, CHO, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हुई। यस, डन। देखिएगा उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा होगा तो आप क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि ऑन करके बोलते हैं, जैसे कि ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, एथेनॉन, सॉरी एथेनॉन तो नहीं होगा, कीटोन के लिए आपको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होंगे, या फिर पेंटेनॉन, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बोलेंगे। अगर यहाँ मैं बोलना चाहूँ कि मैंने यहाँ पर क्या जोड़ा है, कीटोन ग्रुप जोड़ा है, क्या जोड़ा है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए, और ये हमेशा कैसे आएगा, बीच में आएगा, बाकी जो है वो आपके साइड में रहते हैं, परंतु कीटोन ग्रुप जब भी जुड़ेगा तो ये हमेशा बीच में आएगा। यानी कि ये बोल रहा है यहाँ पे कार्बन आ जाएगा और इधर एक कार्बन आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसकी संयोजकता पूरा करना चाहें, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोपेनॉन। ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनॉन। और यही एज इट इज आपके क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि प्रोपेनॉन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो समझ गए ना कि आपका फंक्शनल ग्रुप से कैसा क्वेश्चन आएगा, प्रोपेनॉन में कौन सा है, या एथिल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या मेथेनॉइक एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्थ है आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे आप लास्ट में क्या करके बुलाते हैं, ओइक एसिड बुलाते हैं। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं, ओइक अम्ल बुलाते हैं। और ये क्या होता है, COH। ठीक है, आप इस तरीके से सिंपल सा आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर। मान लीजिएगा कि अगर सीधा है तो आप इसको क्या बोल देते हैं, मेथेनॉइक एसिड। अगर ये किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आप इसको थोड़ा खोल के ही लिखो, आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन आपके हाइड्रोजन है और ये आपका रहेगा एथेनॉइक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या बोलते हैं लास्ट में, ऑइक एसिड, और 2 कार्बन है तो क्या बोलोगे, एथेन, तो एथेन से क्या हो जाएगा, एथेनॉइक एसिड। समझ गए, क्या हो जाएगा, एथेनॉइक अम्ल या एथेनॉइक एसिड आपका हो जाएगा। समझे, जो जो जैसे जैसे ग्रुप जुड़ता है ना, उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ता है तो आप क्लोरो या ब्रोमो लगाएंगे, अगर एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जुड़ता है तो आप ऑल लगाएंगे, अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है यानी कि CHO अगर जुड़ेगा तो आप इसे एल कहेंगे, कीटोन जुड़ता है तो ऑन कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा तो आप इसे ऑइक एसिड कहेंगे, जैसे कि मेथेनॉइक एसिड, एथेनॉइक एसिड, कुछ इस तरीके से आप इसको बोलेंगे। ठीक है, और अगर ऑन जुड़ेगा तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इस तरीके से, एल जुड़ेगा तो एथिल है, उसके अलावा ब्यूटिल है, प्रोपिल है, कुछ इस तरीके से, और आप बाकी आपका जैसे कि एथेनॉल है, मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इनको बोलते हैं, और बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। डन, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और टर्म्स हैं, इनको देख लीजिएगा, जैसे कि CO, ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो व्हीकल गैस है, जब भी आप व्हीकल चलाते हैं अगर कार्बन का दहन सही से नहीं हो रहा है तो वो CO बनाएगा, तो उसे आप बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे चलते हैं, CO2 का ध्यान रखिएगा, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये नॉन पॉल्यूटिंग गैस है, यानी कि ये प्रदूषण नहीं फैलाती है, ये प्रदूषण नहीं फैलाती है, परंतु ध्यान रखिएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो CO2 है। आगे चलते हैं, मैथेन, जिसे आप बोलते हैं मार्श गैस, इसे आप दलदली गैस भी बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, दलदली गैस भी कहते हैं। डन। फोर्थ है आपका COCl2 यानी कि कार्बोनिल डाइक्लोराइड, ये है आपका फॉस्जिन गैस। ये कौन सी गैस है, फॉस्जिन गैस है, थोड़ी जहरीली गैस है। आगे चलते हैं, CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड, इसका इस्तेमाल होता है जो आपके रबर होता है, जो नेचुरल रबर है, उसको ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सल्फर के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है ताकि वो रबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उस रबर का फिर इस्तेमाल आप लोग टायर ट्यूब्स वगैरह बनाने में कर सकें। तो उसके लिए हम इसकी सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो इसी की करवाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, CaCl3 जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोश करने के लिए किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है आपका यहाँ पे CHI3 जिसे आप बोलते हैं आइडोफॉर्म, और इसका इस्तेमाल होता है एंटीसेप्टिक की फॉर्म में। आपको कहीं चोट वगैरह लग गई है तो उस घाव को साफ करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे और भी हैं परंतु आपको ये ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, C2H5OH जिसे आप कहते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, जो मैंने आपको अभी बताया था। ये क्या है, एक तरीके की शराब, जो शराब होती है उसी का ही दूसरा नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। आगे यहाँ पे चलेंगे, CHOCH3, इसको हम बोलते हैं ईथर, और इसका जो इस्तेमाल है वो परफ्यूम में, इत्र में, इसमें किया जाता है। आगे चलते हैं, CH3COCH3, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे अगेन ये कैसा है, कीटोन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे आप बोलते हैं एसीटोनॉन, और यहाँ ध्यान रखिएगा नेल पॉलिश रिमूवर में इसका इस्तेमाल होता है। प्रोपेनॉन जो है ना, प्रोपेनॉन, ये वही एसीटोन, इसी को ही एसीटोन कहते हैं, जो हमने प्रोपेनॉन देखा है, इसी का ही इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर में किया जाता है। आगे है C2H2 जिसे एसिटिलीन कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। ये जस्ट आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये वाला है, और इसका इस्तेमाल वेल्डिंग गैस में किया जाता है। हमारे लोहे की कभी कोई चीज़ टूट जाती है, जैसे कि मांचे वगैरह जो होते हैं लोहे वाले, अगर वो टूट गए हैं या कोई और चीज़ टूट गई है तो हम उसको जुड़वाते हैं उस धातु को। तो धातु को जोड़ने के लिए या मेटल्स को जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग का सहारा लेते हैं, और उसके अंदर एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। C2H4, इसका नाम है एथिलीन गैस, फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डन। देखिएगा, अगर किसी में कार्बन 3 और कार्बन 4 है, कार्बन 3 है तो इसे आप बोलते हैं C3H
एट का नाम है प्रोपेनॉन, सॉरी प्रोपेन, एंड इसका नाम है ब्यूटेन। इन दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? गैस सिलेंडर। ये जो आपकी कुकिंग गैस है, ये जो गैस सिलेंडर है, इसके अंदर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का। ज़्यादा मात्रा में होती है ब्यूटेन, ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? ब्यूटेन होती है, और फिर आपका होता है प्रोपेन, और इसे ही आप क्या बोलते हैं? एलपीजी कहते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। वायुमंडलीय दाब पर दोनों ही गैसें हैं। प्रोपेन सड़क वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, और ब्यूटेन एक क्या है? ज्वलनशील है, ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, और जिसका इस्तेमाल हम सिगरेट लाइटर में भी करते हैं। क्लियर? एक्चुअली हमारे जो लगभग हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनका इस्तेमाल आप एज ए फ्यूल की फॉर्म में भी करते हैं, जैसे कि मेथेन वगैरह है, जिसको आप प्राकृतिक गैस में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखते हैं, बायोगैस में वो आपको मिलती है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जैसे एक फ्यूल है, आप इनको इसका इस्तेमाल जो है वो एक तरीके से फ्यूल में करते हैं। एथेन जल में विलय है, रंगहीन है, स्वादहीन होती है। एथीन की बात करते हैं, इसे ही एथिलीन कहा जाता है, ये वाला है। ठीक है, 1 2 3 4, इसे आप क्या बोलते हैं? एथिलीन कहते हैं। कच्चे फलों को पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपको आर्टिफिशियली फलों को पकाना है तो आप कैल्शियम कार्बाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। डन। नेक्स्ट देखिएगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन वही है जो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप गैस वेल्डिंग में जो करते हैं। गैस वेल्डिंग क्या होती है, या वेल्डिंग क्या होती है? जब आप धातु को धातु से जोड़ते हैं उसे ही वेल्डिंग कहा जाता है। रबर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, कपूर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है गोबर गैस या बायोगैस। ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण होता है, और ध्यान रखिएगा बायोगैस यंत्र में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, और कौन से प्रोसीजर के जरिए? तो ये होता है किण्वन के जरिए। कैसे होता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। बायोगैस में जो भी कचरा डाला जाता है, जो भी डंक वगैरह डाला जाता है, पशुओं का मल वगैरह डाला जाता है, वो जब सड़ता है तो सड़ने से क्या होगा? सड़ना जो प्रोसेस है वो किण्वन ही कहलाता है, और उसी से क्या होगा? गैस रिलीज होती है। ठीक है, और आपके पास क्या बनती है? बायोगैस बनती है। आगे चलते हैं कोल गैस। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, इनको मिलाकर आप क्या बोलते हैं? कोल गैस कहते हैं। जस्ट ए मिनट बच्चों, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, उससे कम मीथेन, और फिर आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोल गैस का जो इस्तेमाल है वो एज ए फ्यूल के रूप में हम करते हैं। ठीक है, रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध वाली होती है, और वायु के साथ विस्फोट भी कर सकती है और करती भी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे जो बातें हैं ना, जैसे कि मीथेन का कहाँ पे इस्तेमाल वगैरह होता है, वो सब मैं आपको ना फ्यूल में कराऊंगी। यहाँ पे जो हमारी क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। एलपीजी क्या है, मीथेन यानी कि प्राकृतिक गैस क्या है, वो सारी बातें हम फ्यूल वाले टॉपिक में कर लेंगे, और वो उसके फिर ज़्यादा रिलेवेंट होगा, और वहाँ पे आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आपकी जो बातें हैं वो फिनिश हो जाती हैं। और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। हाइड्रोकार्बन, अगर मैं बात करना चाहूँ कि हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? गैस प्रोड्यूस करता है। मान लीजिएगा आपका CH4 है, अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो ये क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा और पानी निकाल देगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है उसे आप क्या बोलते हैं? कंबशन कहते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप दहन कहते हैं, यानी कि जलना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आपके जो हाइड्रोकार्बन है वो जलेंगे और कुछ गैस प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वाटर वेपर यहाँ पर बनाने का काम करते हैं। और यही अगर सही तरीके से नहीं जलते हैं तो प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, जब वो जुड़ते हैं तो आप उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे, ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। बाकी जो बचा है वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का क्वेश्चन का ही सेशन रहेगा। इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप सो कल आपकी क्लास होगी तो हम कल साथ में दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।